14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। जी हाँ, हमने इसे कवर किया है, लेकिन क्या हम जहाज को सतह पर लाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए कई हजार फीट लंबे वायर मैश और काफी सारी लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हमारा लक्ष्य टाइटैनिक को बर्फ के एक विशाल ब्लॉक में डालना है जो इस जहाज को उठाकर सतह पर ले आएगा। इसके लिए आपको जहाज के मलबे को वायर मैश में लपेटना होगा और इसे लिक्विड नाइट्रोजन से कवर करना होगा। यहाँ दिक्कत यह है कि आप इससे जहाज को पूरी तरह से लपेट नहीं सकते। जहाज के नीचे की तरफ जाल डालने के लिए आपको जहाज को थोड़ा ऊपर उठाना होगा। मान लीजिए आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको लिक्विड नाइट्रोजन के सैकड़ों बड़े टैंक्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा। आप पानी के अंदर इन टैंक्स को खोलेंगे और ये नाइट्रोजन इतनी ठंडी होगी कि आपको लगेगा जैसे अटलांटिक महासागर का बर्फीला पानी उबल रहा हो। नाइट्रोजन छनछनाएगी, फैलेगी, लेकिन जाल के आसपास बर्फ का ब्लॉक नहीं बनाएगी। फिर से कोशिश करते हैं। इस बार टाइटैनिक को विशाल मैग्नेट की मदद से उठाते हैं। इसके लिए आपको एक बड़े क्रूजर और कुछ शक्तिशाली चुंबकों की जरूरत पड़ेगी। चुंबकों को मोटी केबल से जोड़कर तल तक ले जाया जा सकता है। ब्राइट प्रोजेक्टर ब्लैक ओशन की गहराई को दिखाएंगे। इससे आपको जहाज का मलबा दिखाई देगा। चुंबक नीचे जाएंगे और लोहे के पतवार से चिपक जाएंगे। क्रूजर केबल और चुंबकों को ऊपर की तरफ खींचेगा। उनमें से कुछ टाइटैनिक से अलग हो जाएंगे क्योंकि लोहे की सतह चट्टानों और मूंगों से ढकी हुई है। मलबे के कुछ हिस्से जहाज से उखड़ जाएंगे और ऊपर उठ जाएंगे। क्रूजर में इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो जहाज को उठा सके क्योंकि कुछ केबल अलग हो चुके होंगे। टाइटैनिक के अलग अलग हिस्सों का वजन ही नहीं बल्कि पानी का भारी दबाव भी ऑपरेशन में रुकावट देगा। इस तरह डूबे हुए जहाज को पूरी तरह नहीं उठाया जा सकता, केवल उसके कुछ हिस्से उठाए जा सकते हैं। दरअसल पहले भी टाइटैनिक को हिस्सों में ऊपर उठाने की कोशिश की जा चुकी है और ये 37 करोड़ रुपए का ऑपरेशन फेल हो गया था। मलबे का एक बड़ा हिस्सा नायलॉन स्लिंग से जुड़ा था और स्लिंग के दूसरे सिरे डीजल इंजन से जुड़े थे। इस पूरे ऑपरेशन के लिए उन्होंने एक छोटी सबमरीन का इस्तेमाल किया था। 21 टन वजनी टाइटैनिक का एक टुकड़ा ऊपर खींचा गया था, लेकिन पानी के तेज दबाव से एक स्लिंग टूट गया था। फिर एक के बाद एक बाकी केबल भी टूटने लगे और एक बड़ा टुकड़ा वापस समुद्र तल पर गिर गया। तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी पार्टिसिपेंट्स की फूड सप्लाई खत्म हो चुकी थी और वे किनारे से बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। इस बारे में किताब भी लिखी गई है और एक मूवी भी बनी है कि कैसे टाइटैनिक को कंप्रेस्ड एयर की मदद से उठाया गया था। असल में इस तरह की कभी कोई कोशिश नहीं की गई। ऐसा करने के लिए आपको कंप्रेस्ड एयर के सैकड़ों सिलेंडर लगेंगे। सबसे पहले उन्हें टाइटैनिक के पतवार के अंदर इंस्टॉल करना होगा और फिर इंतजार करना होगा कि कब वो जहाज को सतह पर लेकर आएंगी। जैसे ही आप सिलेंडर को पानी के अंदर लेकर जाएंगे, वो तुरंत ऊपर सतह पर आ जाएंगे। ये ऑपरेशन को बहुत मुश्किल बना देगा। आपको सिलेंडर्स को केबल के साथ जोड़कर ताकतवर सबमरीन की मदद से उन्हें तल में ले जाना होगा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सिलेंडर फट भी सकते हैं। उस सिलेंडर का ब्लास्ट दूसरे सिलेंडर से टकराएगा और तबाही मचा देगा। ये तरीका बहुत महंगा और असुरक्षित है। टाइटैनिक को उठाने का सबसे महंगा और मुश्किल तरीका वो है जिसमें वैज्ञानिक समुद्र के पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसके बाद इन निकाले गए एलिमेंट्स को स्पेशल कंटेनर में भरा जाता है। ये कंटेनर जहाज से अटैच किए जाते हैं और टाइटैनिक सतह पर आ जाता है। अगर आप लाखों टन पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल भी लें तो समुद्र का बाकी पानी उसकी जगह ले लेगा। इस तरह की फिल्टर मशीन को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। या फिर आप किसी ऐसे केमिकल एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सारे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए एक चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ऐसा करने से दुनिया भर के सभी ओशन से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। एक बार किसी ने टाइटैनिक को उड़ाने का सुझाव दिया था। इसके लिए आपको डायनामाइट के कई बक्सों को समुद्र तल पर ले जाना होगा। डायनामाइट को गीला होने से बचाने के लिए बक्सों को पूरी तरह से सील करना होगा। इसके बाद उन तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाने के लिए आपको कई मील लंबे तारे लगेंगी। ये सब हो जाने के बाद आपको एक सेफ डिस्टेंस पर जाना होगा। अब आपको वायर से करंट पास करने और डायनामाइट को एक्टिवेट करने के लिए बटन दबाना होगा। 3,
2, 1। रुकिए, आपको ऐसा क्यों करना है? अगर ये तरीका सफल होता है तो भी टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल पर सभी दिशाओं में बिखर जाएगा। टाइटैनिक को समुद्र से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। मान लीजिए एक बड़ा हुक टाइटैनिक में लगा दिया जाए जो इसे मछली की तरह ऊपर उठा सके। सबसे पहले तो डूबे हुए जहाज को उठाने के लिए ये हुक बहुत बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए आपने इसे बना भी लिया, फिर आपको एक बड़े क्रूजर में बैठकर क्रैश साइट पर जाना होगा और इस हुक को एंकर की तरह नीचे लटकाना होगा। ये टाइटैनिक पर सीधे जाकर गिरेगा, लेकिन उससे अटैच नहीं होगा। टाइटैनिक में एक बस की माप का हुक लगाने के लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें मैकेनिकल आर्म्स वाली एक बड़ी सबमरीन का इस्तेमाल होगा। इस तरह के इक्विपमेंट को बनाना और भारी दबाव में इसका काम कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मान लीजिए आप आखिरकार टाइटैनिक को हुक करने में कामयाब हो भी जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि क्रूजर में 50 टन से ज्यादा वजन वाले जहाज और लगभग 10 टन के हुक को उठाने जितनी क्षमता नहीं है। अपना काम पूरा करने के लिए आपको कुछ और क्रूजर और करोड़ों रुपए की जरूरत होगी। ठंडा होने के बाद गर्म मोम सख्त हो जाता है और पानी की सतह पर तैरने लगता है। अगर हम इसे समुद्र तल पर पहुंचा दें और टाइटैनिक के अंदर डाल दें तो क्या होगा? ये काम कर सकता है और मोम काफी महंगा पदार्थ भी नहीं है। तो आप मोम को पिघलाएंगे, इसे मजबूत टैंक्स में डालेंगे और सबमरीन की मदद से टैंक्स को नीचे खींचेंगे। टैंक भारी दबाव को सहन कर सकती हैं और सबमरीन में मोम को इतनी गहराई तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त क्षमता भी होती है। कंटेनर्स को टाइटैनिक के अंदर रखा जाता है। रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके आप कंटेनर्स को खोलते हैं, लेकिन मोम बाहर नहीं निकलता है। आप जितनी गहराई में जाते हैं पानी उतना ही ठंडा होता जाता है। जब आप कंटेनर को जहाज तक पहुंचा रहे थे तब मोम ठंडा हो रहा था और अंदर से ठोस हो रहा था। कुछ कंटेनर जहाज के टॉप पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ये टाइटैनिक को उठाने के लिए काफी नहीं होगा। बाकी कंटेनर आराम से तैरकर सतह पर आ जाएंगे। और भले ही कंटेनर थर्मोस्टैटिक हो और पूरे समय गर्म रहे हों, रिलीज होने के बाद मोम एक पल में जम जाएगा। उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो फैल सके और टाइटैनिक को अंदर से कवर कर सके, तो ये भी तैरकर ऊपर आ जाएगा। आप कई बड़े बैग्स को वैसलीन से भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ठंड में वैक्स की तरह काम करता है। ये ठोस हो जाता है और तैरने लगता है। आप पूरे टाइटैनिक को इसके बैग से भर देंगे और वैसलीन के इसको ऊपर लाने का इंतजार करेंगे। आप बैग्स को सबमरीन में लोड करते हैं और समुद्र तल पर उतरते हैं, लेकिन चिपचिपे कोरल की वजह से आप जहाज के कुछ हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप सभी बैग्स को एक ही जगह पर उतारने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सबमरीन से वैसलीन निकालते हैं वैसे ही तेज दबाव के कारण से बैग फट जाते हैं। वैसलीन के ठोस टुकड़े पानी के दबाव की वजह से ऊपर तैरने लगते हैं। इससे मिशन फेल हो जाता है। टाइटैनिक को लाखों पिंग पोंग बॉल से भरना सबसे अजीबोगरीब आइडिया है। हवा से भरी छोटी प्लास्टिक की बॉल्स जहाज को सरफेस की तरफ धकेल देगी, लेकिन जैसे ही आप उन्हें नीचे की तरफ ले जाना शुरू करते हैं प्लास्टिक चपटा हो जाता है और बॉल्स से सारी हवा बाहर निकल जाती है। आप बॉल्स को सबमरीन के द्वारा नीचे पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें टाइटैनिक के अंदर डालेंगे तो दबाव उन्हें फिर से कुचल देगा। इसके अलावा आप मजबूत अल्ट्रालाइट मटेरियल से बनी बॉल्स भी बना सकते हैं और उनमें हवा भर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। जैसे ही आप बॉल्स को जहाज के अंदर डालेंगे उनमें से कुछ तुरंत जहाज के छेदों से बाहर निकल जाएंगे और बचे हुए बॉल्स में इतनी ताकत नहीं होगी कि वे 50 टन से ज्यादा वजन के मलबे को तल से उठा सकें। खैर, टाइटैनिक को स्टडी करने के लिए आपको समुद्र तल पर जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर आपको एक डिटेल 3D नक्शा मिल जाएगा जो मलबे की साइट और समुद्र तल पर पड़े जहाज को भी दिखाता है। टाइटैनिक की एक वास्तविक तस्वीर लेने के लिए रिसर्चर्स ने सोनार टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर रोबोट्स का इस्तेमाल किया, जिसने डूबे हुए जहाज की 10,000 से ज्यादा तस्वीरें ली। तो आपको क्या लगता है, इसे बाहर निकालने का विचार छोड़ दें? हाँ, मुझे भी यही लगता है।